और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाना और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां बनाना था। बैठक में खासतौर पर दिल्ली की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने पहले भी राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। वहीं दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। तो दिल्ली की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुई, गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। तो क्या कुछ इसमें बातें निकलकर सामने आई, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई जब इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग आज गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो तमाम अधिकारी हैं उनके बीच हुई? राजधानी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से गृह मंत्रालय के द्वारा ये पहली बैठक जो है वो आयोजित की गई। और अभी की मैं पहले आपको स्थिति बता दूं, बैठक से पुलिस कमिश्नर दिल्ली निकल चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्री आशीष सूद फिलहाल गृह मंत्रालय के भीतर ही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक लगभग 11:30 बजे शुरू हुई थी। और अगर दिल्ली के कमिश्नर की बात की जाए तो लगभग वो 1 बजे बैठक से बाहर निकले। तो ये कहा जा सकता है कि 1.5 घंटे दिल्ली की किस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की गई। और जो स्थितियां पिछली सरकार के साथ थी, खासकर पुलिस और सरकार में समन्वय ना होना, उसको किस तरीके से अब दूर किया जाए और इस समन्वय स्थापित किया जाए और दिल्ली में अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सरकार और दिल्ली पुलिस आगे बढ़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। और इस बैठक में कहा जा सकता है कि एक रोड मैप तैयार हुआ है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत करना, क्योंकि राजधानी को लगातार हम देख रहे थे जब चुनाव प्रचार था तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना था कि ये दिल्ली का प्रतिबिंब बने, दिल्ली देश का प्रतिबिंब बनेगी। तो ऐसे में राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। और चूंकि निशांत, हम जानते हैं कि दिल्ली में एक इंडस्ट्रियल यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग तो हैं ही, आम लोग तो यहाँ रहते ही हैं, इसलिए भी दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली का विकास अब बीजेपी की सरकार आने के बाद से जो सरकार कह रही है कि हम इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे, इसलिए भी इस लिहाज से भी, विकास के लिहाज से भी जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बेहतर होनी चाहिए, इस लिहाज से भी इसको देखा जाना चाहिए इस मीटिंग को। बिल्कुल, देखिए, जहां लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता है वहां इन्वेस्टर आते हैं तो विकास होता है और चीज़ें बदलती हैं। राजधानी दिल्ली की जो स्थिति थी, पिछली सरकार ने पूरी तरीके से जो समन्वय का अगर काम करें, दिल्ली पुलिस के साथ पिछली सरकार का खराब था, केंद्र सरकार के साथ खराब था और कहीं ना कहीं इसका नुकसान दिल्ली वासियों को हुआ। अब ये नुकसान दोबारा दिल्ली वासियों को ना हो और जो तमाम वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, उनको मजबूती के साथ लागू किया जाए, दिल्ली में रोजगार बढ़ाया जाए। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बेहद मेंटेन रहे, बेहतर रहे। उसी के चलते ये बैठक जो है महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा वहां इन्वेस्टमेंट होगा और जहां इन्वेस्टमेंट होगा वहां विकास होगा। तो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन चीजों को मजबूत करने के लिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद थे। और जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और कहीं ना कहीं शांति और जो स्थिरता है वो बनाए रखने की ज़रूरत पर खासा जोर दिया गया। और इस सब के बीच दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के जरिए 2000 करोड़ रुपए की लूट की, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब आज फिर एक बार स्वास्थ्य से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार पर संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग का भी लगा है। कोविड की रोकथाम में फंड का समुचित उपयोग नहीं किया गया, इस बात का भी जिक्र है। और केंद्र द्वारा जो 787 करोड़ रुपए दिए गए थे, उनमें से 582 करोड़ रुपए ही उपयोग किए गए। मानव संसाधन और चिकित्सा आपूर्ति के लिए भी आवंटित धन का सही उपयोग नहीं किया गया। अस्पतालों में बेड की जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक वृद्धि नहीं की गई। 2016-17 से 2020-21 के बीच 32,000 बेड के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1357 बेड ही जोड़े गए। तो ये कुछ अहम बातें हैं सीएजी रिपोर्ट के हवाले से, और इसी को लेकर आज सदन के पटल पर इस पूरी रिपोर्ट को रखी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि आबकारी नीति को लेकर जो रिपोर्ट आई उसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो घोटाला है उसके बात आई, और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से गड़बड़ियां पाई गई हैं उसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह की चर्चाएं? देखिए, 14 सीएजी रिपोर्ट रखी जानी है दिल्ली विधानसभा में सदन के पटल पर, चूंकि कई वर्षों तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी आतिशी की, उसने सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी, जो नियमों के अनुकूल नहीं था। यानी संविधान विरुद्ध काम किया केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। ऐसा बीजेपी सत्ता पक्ष लगातार ये कहता रहा है, और हम देख रहे हैं कि जैसा ही पहले सत्र में रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार बनी और पहला ही सत्र बुलाया गया, तो दूसरे ही दिन सीएजी की रिपोर्ट रखी गई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल के समय जो आई थी, और जो जिस शराब घोटाले के आरोप में वो खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए थे, और 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व के नुकसान की बात खुद सीएजी ने कही है। अब आज 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, थोड़ी ही देर में जो हेल्थ को लेकर सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसमें तमाम खुलासे किए जा सकते हैं। बीजेपी ये कह रही है, अभी हमने रविंद्र सिंह नेगी से बात की जो बीजेपी विधायक है, कि मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को जोर शोर से देश भर में उसकी चर्चा की थी। एक छोटा सा सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें कोरोना काल के दौरान दवाइयां तक नहीं मिल रही थी, डॉक्टर तक मौजूद नहीं थे। फिर वो किस लिए उसको बनाया गया था, जिसको इतना ज्यादा, जिसकी चर्चा और जिस मॉडल की बात सामने रखी गई थी। तो तमाम सवाल बीजेपी पहले से उठाती रही है। सीएजी एक प्रामाणिक संस्था है, उसके आंकड़े प्रामाणिक होते हैं, और एक प्रक्रिया होती है कि जब कोई सीएजी रिपोर्ट तैयार होती है तो उससे सदन के पटल पर रखना होता है, विधानसभा में या फिर जो है अलग अलग राज्यों के सदन में। तो ये अब बीजेपी कह रही है कि पहली बात, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने संविधान के नियमों का पालन नहीं किया, सीएजी रिपोर्ट दबाई, और उन्हें डर था कि सीएजी रिपोर्ट से जनता के बीच ये बात सामने आएगी कि चाहे शिक्षा हो या फिर ऐसे में शैलेंद्र, अब ये रिपोर्ट, चाहे वो आबकारी नीति को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सदन के पटल पर, उसकी बात की जाए, या फिर आज जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ केजरीवाल के सरकार में, उसको लेकर जो सीएजी रिपोर्ट आएगी, अब इसके बाद से चाहे इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए या फिर कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए, क्या लगता है आगे का रास्ता अब क्या होगा इसके बाद? देखिए, संसदीय परंपरा में जब भी कोई सीएजी की रिपोर्ट आती है, तब उसे सदन की लोक लेखा समिति, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। लोकसभा में भी हम जानते हैं कि वहां पर लोक लेखा समिति होती है, पीएससी बोलते हैं। जी। विधानसभा में भी एक पीएससी बनाई जाती है, जिसमें तमाम सदस्य होते हैं। 9 सदस्यों की पीएससी को आबकारी नीति की जो कैग रिपोर्ट है वो जांच के लिए भेज दी गई, यानी उस पर क्या फाइंडिंग्स है वो सब कुछ 3 महीने में तैयार होगा। फिर आगे उस पर क्या फैसला करना है वो दिल्ली सरकार देखेगी। लेकिन संसदीय परंपरा में ये प्रक्रिया है कि कोई भी सीएजी रिपोर्ट विभागवार तैयार हो, उसे सदन के पटल पर रखा जाए और उस रिपोर्ट पर पीएससी विचार करे। तो उस प्रक्रिया को हम पालन करते हुए देख रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति को लेकर जो सीएजी रिपोर्ट आई थी, विधानसभा अध्यक्ष ने उसे
पीएससी को भेजने का फैसला किया है और जब सदन की कार्रवाई स्थगन से पहले कल ही ये सर्वसम्मत से इसको मंजूरी दी गई, इसका ऐलान किया गया। ठीक है। आज ये रिपोर्ट आनी है हेल्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इस पर चर्चा भी हो सकती है, उसके बाद इसे भी पीएससी को भेजा जा सकता है। ये प्रक्रिया एक है। उसके बाद हम जानते हैं कि शराब घोटाले की जो बात थी उसमें पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, उसमें सीबीआई के मुकदमे केस दर्ज करने के बाद ही आप देखें कि इस सुनीत को वापस लिया गया था। फिर अब हुआ क्या है कि कैग रिपोर्ट आने से एक प्रामाणिक जो बात बीजेपी कह रही थी, एक राजनीतिक तौर पर जो आरोप लगा रही थी, उसे एक राजनीतिक दल के आरोप के तौर पर देखा जा सकता था। लेकिन जब सीएजी वही बात कहती है तो वो प्रामाणिक संस्था है सरकार की, वो विभाग के कामकाज पर सवाल उठाती है, तो वो पुख्ता हो जाता है कि भाई ये नुकसान इतना सीएजी को लगता है कि हुआ था, तो पीएससी उसकी जांच करेगी। अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए जो आरोप हम लगा रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट भी वही बात कह रही है। ऐसे में केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट सरकार थी और उसमें पारदर्शिता की कमी थी। ऐसे में शैलेंद्र, क्या हम ये समझें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जब ये कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट में बिल्कुल भी कुछ नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ, एक तो वो इतने माने उस सीएजी रिपोर्ट को पेश ही नहीं होने दिया उस सरकार ने, और फिर वो कहते रहे कि इस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, और अब जब सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्व को आपने देखा कि आबकारी नीति के जरिए, और अब जब हेल्थ की बातें आ रही उसमें भी बेड नहीं थे, जिस अमाउंट में हॉस्पिटल्स बनने चाहिए वो नहीं बने, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ बीते सरकार में। जी देखिए, हेल्थ मामले में राजस्व के नुकसान से ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई कि जो पैसा आवंटित किया गया क्या वो सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई वो बना कि नहीं बना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका जो फायदा आम जनता को मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, डॉक्टर्स थे कि नहीं, पैरामेडिकल की नियुक्ति की गई कि नहीं की गई, दवाइयाँ उपलब्ध थी कि नहीं थी, मोहल्ला क्लिनिक में बेसिक सुविधाएं थी कि नहीं थी, उनके आसपास की सफाई की व्यवस्था कैसी थी, और कोविड के दौरान तो जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की पूरी व्यवस्था ठप दिखी, मोहल्ला क्लिनिक पे ताले नजर आए, और हम जानते हैं कि फटकार लगी तमाम संस्थाओं से कि ये कैसी व्यवस्था है। आप कहते हैं कि आपने मोहल्ले मोहल्ले एक क्लिनिक खोल दिया है, लेकिन फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं कोविड के दौरान। तो ये इस तरह के तमाम बातें सामने आ सकती है, और सबसे बड़ी बात ये सामने आ सकती है कि जिस गवर्नेंस मॉडल का हेल्थ में प्रचार किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उसकी एक कलई खुल सकती है, क्योंकि कैग ही सवाल उठा सकती है कि लगातार एक के बाद एक कलई खुलती जा रही है सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की, कि बीते 10 वर्षों में उन्होंने क्या कुछ किया। कल हमने देखा किस तरह से आबकारी नीति को लेकर क्या कुछ बातें निकल कर आई, सीएजी के जरिए कलई खुलती एक बार फिर से नजर आई, और एक बार फिर से सदन के पटल पर जब दिल्ली के हेल्थ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रिपोर्ट आएगी, उसमें भी दिल्ली सरकार की, पुरानी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी इससे पहले, उसकी कलई पोल खुलती नजर आएगी एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बस कुछ ही समय का इंतजार, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के पटल पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको पेश करेंगे, और उसके बाद पता चल पाएगा, डिटेल से सारी बातें निकलकर सामने आ पाएंगी पब्लिक डोमेन में कि क्या कुछ बीते सरकारों ने क्या कुछ इसको लेकर किया, और किस तरह से वो सारी पोल जो है वो खुलती नजर आएगी इस रिपोर्ट के जरिए।